हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको सैम्पल पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 60 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे पेपर से रिलेटेड जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ABC। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे A, B और C। नेक्स्ट पॉइंट जो सेक्शन A है ये आपका फिजिक्स का रहेगा, ये 20 नंबर का आएगा। सेक्शन B जो है केमिस्ट्री है, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। सेक्शन C जो है बायोलॉजी, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी जो क्वेश्चन ये कंपलसरी आपको करने जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट करेक्ट ऑप्शन इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके आगे जो है मार्किंग की गई है, यानी कि उसके नंबर लिखे गए हैं। सबसे पहले जो सेक्शन A है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपको क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों A और B से आपतित होकर क्रमशः छिद्रों C और D से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो है डायग्राम दिया गया है, तो ये क्या इसका जो राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे कांच का आयताकार स्लैब। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखिए बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रो द होल्स A and B and emerge out of the box through holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का निरूपित करता है। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किया गया कार्य डिवाइड में विद्युत धारा मल्टीप्लाई में समय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है वर्क डन डिवाइड में करंट मल्टीप्लाई में टाइम, यानी कि वर्क डन ऊपर आएगा, डिवाइड में करंट यानी कि I और मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि T। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज, यहाँ पे बॉक्स में फ्यूज भरना है। नेक्स्ट यहाँ पे डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट्स। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है नीले रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। तो इसका राइट आंसर है क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू कलर इज मोस्ट स्केटर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है अभिकथन A और कारण R। प्रश्न के नीचे दिए गए अभियुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। ये आपका 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए सबसे पहले अभिकथन की बात कर लेते हैं। देखिए अभिकथन दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कारण दिया गया है कि अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। तो इसमें यहाँ पे अपना C ऑप्शन राइट आएगा। इनकी पहली जो स्टेटमेंट है ये तो सत्य है, लेकिन जो दूसरी है ये क्या है असत्य। इंग्लिश में देखिए द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स असर्शन A and रीजन आर। Answer the question by selecting the appropriate option given below. Assertion the near point of hypermetropic eye is more than 25 cm away. Reason are hypometropic eye is corrected using spectacles containing concave lenses. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C. A is true but R is false. क्वेश्चन नंबर 6 में देखें यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, मतलब दोनों मिला के 2 नंबर का ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 पार्ट है A और B। पहले पार्ट देखिए प्रकाश का विक्षेपण, ये 1 नंबर का है। तो प्रकाश सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। दूसरा है वर्णक्रम, ये भी 1 नंबर का है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों का अनुक्रम वर्णक्रम जो है वर्णक्रम कहलाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है व्हेन सनलाइट व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म दिस लाइट इज डिवाइडेड इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा है स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी आपका 1 नंबर का है। तो क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहला पार्ट है ए, 1 नंबर का ही आपका। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका जो तापमान है वो अवयव उत्पन्न होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आंसर है विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है इसलिए वह उत्पन्न नहीं होता, जबकि उसके तापमान अवयव का प्रतिरोध अधिक होने से उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और वह उत्पन्न जो है हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है ये क्वेश्चन, वाई डिड द कोर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कोर्ड इज नेग्लिजिबल so it does not heat, whereas due to high resistance of heating element it produce more heat becomes agitated। इसी में बी पार्ट दिया गया, ये भी आपका 1 नंबर का है। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उच्च ताप पर भी ये जो है मिश्र धातु ऑक्सीकृत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए आप इंग्लिश में है, वाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो इसका आंसर है द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल्स दैट मेक देम बिकॉज these alloys are not oxidized even at high temperature। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है, मैंने आपको बता दी ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल 2 नंबर का है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 पार्ट थे, दोनों जो क्वेश्चन है 2 नंबर के थे। तो ये जो पार्ट ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यह दर्शाएं कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजक को प्राप्त प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। तो अगर हमें 9 ओम प्राप्त करना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर 9 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को परासक्रम में तथा 1 प्रतिरोधक को उसके जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और यदि 4 ओम प्राप्त करना है तो 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़े, उनका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम प्लस 6 ओम 12 ओम है, फिर इस तीसरे प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। इंग्लिश में देखिए, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। तो इसमें पहला देखिए अगर हमें 9 ओम लेना है तो इसका पहला पॉइंट है टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम 2 रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड 1 रजिस्टर इन सीरीज विद देम। यानी कि 2 जो रजिस्टर हैं उनको हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और उनके साथ 1 रजिस्टर को हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में देखिए सेकंड पार्ट, टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस 2 रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज हुज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस 6 ओम 12 ओम देन एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द 3 रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ओम का नियम बताइए, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी चालक का वह गुण जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द एंड्स ऑफ रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग फ्रॉम इट। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। The resistance of a conductor depends on following factor: the length of wire, the area of transverse cut of conductor, the nature of a substance।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे बीच में चुंबक दी गई है, इसमें यहाँ पे साउथ है पोल, इधर नॉर्थ पोल है। तो जो लाइनें होती हैं इस तरीके से जो है ये घूमती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। ये तो इसका डायग्राम हो गया। अब इसकी जो है प्रॉपर्टी देखिए, पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं। दूसरा है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। नेक्स्ट, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट, जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको जो है इसका जो है ड्रा करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो ये डायग्राम ऊपर दिया गया है। इसकी जो प्रॉपर्टी इनको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू साउथ पोल। नेक्स्ट, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया, देखिए यहाँ पे इसमें जो है ए पार्ट पूछा गया है। ए पार्ट आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन है परिनालिका क्या है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो इसका आंसर है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती हैं। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज सोलिनोइड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनोइड कैरिंग करंट। तो इसका आंसर है मल्टीपल राउंड कोयल ऑफ सिलेंडर शेप ऑफ एन insulated copper wire wrapped nearby is called solenoid. The magnetic field lines within the solenoid are like parallel lines. All the points within a solenoid have the same magnetic field. इसी में देखिए एक पार्ट और है, बी पार्ट, ये आपका 1 नंबर का रहेगा। दूसरा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताएं। तो इसका आंसर, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। तो इसका आंसर है इफ यू होल्ड द इलेक्ट्रिक करंट इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द करंट द फिंगर्स विल बी wrapped in the direction of lines of magnetic field around the conductor. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ए पार्ट है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। पार्ट है प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखो। तो इसका आंसर है जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तल पर गिरता है तो तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I = एंगल R। दूसरा है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस द लाइट इज रिटर्न्ड टू द सेम मीडियम बाय हिटिंग द सरफेस। The phenomenon is called reflection of light. The following are the 2 laws of reflection. Reflection के 2 लॉ हैं। पहला है the angle of incidence and angle of reflection are always equal. Angle I = angle R. दूसरा है the incident ray, reflected ray and normals are all in the same plane. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, ये आपका 2 नंबर का है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग बताइए और अपने उत्तर का कारण बताइए। तो किसी कार का अगर दीप यानी कि हेडलाइट, तो इसमें अवतल दर्पण होता है क्योंकि अगर दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वाहन का पार्श्व दर्पण, ये उत्तल दर्पण होता है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा आभासी पूर्ण आकार का व छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और इसके बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि
क्षेत्र बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड स्टेट द रीजन ऑफ योर आंसर। हेडलाइट ऑफ कार, तो इसका राइट आंसर होगा कनकेव मिरर, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड इज यूज टू ऑब्टेन ए पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट। दूसरा है रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, तो इसका आंसर है कन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट इज गिव एन इरेक्ट वर्चुअल एंड फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद ए वाइडर फील्ड ऑफ ए व्यू। देखिए इसी के अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है। इसमें ये क्वेश्चन जो है पहला ए पार्ट है, ये आपका 3 नंबर का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो देखिए सबसे पहले है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है, यानी कि बीच में से जो है इस प्रकार मोटा होता है। अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, ये इस प्रकार का होता है, जो है इसको बोलते हैं अवतल लेंस। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए रूप में होता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में होता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। थर्ड पॉइंट है अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, यानी कि ये जो है लाइटों को क्या करेगा, एक पॉइंट के ऊपर डालेगा, जबकि इसमें क्या होता है, ये जो लाइनें आएंगी, इन लाइटें जो होंगी इनको दूर दूर भेजेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। देखिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस है, द कन्वेक्स लेंस इज थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर एट द एज, इस टाइप का होता है। कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज, ये जो है इस टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए प्रिवेंशन ऑफ फार साइटेडनेस। कनकेव लेंस इज यूज्ड एज प्रिवेंशन ऑफ नियर साइटेडनेस। In convex lens, the image of object become real and inverted. In concave lens, the image of object become virtual and direct. Fourth point, the focal length of convex lens is positive. Next, focal length of concave lens is negative. Fifth point, convex lens converts ray of light at one point. Next, concave lens diverge rays of light. इसी में देखिए यहाँ पे बी पार्ट दिया गया, ये आपका 1 नंबर का है। लेंस सूत्र लिखिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। राइट द लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। सी पॉइंट, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर का है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। इंग्लिश में डिफाइन 1 डायप्टर पावर ऑफ लेंस, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर द पावर ऑफ दैट लेंस इज 1 डायप्टर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है अपना, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट्स रेसिडिटी इन फूड्स, तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है, 1 नंबर का है ये। तो इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, तो इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश एक धातु है जो विद्युत की सुचालक है, 1 नंबर का ही, तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। डैश इज नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सोडियम बहुस्क्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो आंसर इंग्लिश में है, वाई सोडियम मेटल केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड कैचेज फायर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न के 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते उत्तर दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन दिया गया कि MnO2 + HCl, ये रिएक्शन बनेगी MnCl2 + में 2H2O + Cl2, एक उपापचय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कारण है, इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में
उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। तो सी ऑप्शन राइट होगा, ए स्टेटमेंट सही है और आर इसका गलत है। इंग्लिश में यहाँ पे रीजन दे रखा है कि इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है MnO2 प्लस में HCl, इसका बनेगा यहाँ पे MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2 इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रीजन है, देखो स्टेटमेंट तो आपकी सही है, बिल्कुल ट्रू है। असर्शन रीजन है इसका, इन दिस रिएक्शन HCl is reduced to Cl2 and MnO2 is oxidized to MnCl2। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है, जब अम्ल किसी सार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O। इंग्लिश में है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। वेहन एसिड रिएक्ट्स विद वेस साल्ट्स एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल NaOH प्लस में HCl, इसका बनेगा NaCl प्लस में H2O। क्वेश्चन नंबर 17, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडे के बाहरी आवरण को एक बीकर में रखे सांद्र HNO3 के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो इसका आंसर है, अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, यानी कि CaCO3 प्लस HNO3, ये बनेगा CaNO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में है, व्हाट हैपन्स व्हेन एग सेल इज प्लेस्ड इन ए बीकर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3। तो इसका आंसर है, एग सेल्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू इट। रिएक्शन है CaCO3 प्लस में HNO3, यहाँ पे बनेगा CaNO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, चिट्टी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। चिट्टी के डंक से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का एक सामान्य तरीका भी बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है, चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH है। इससे राहत पाने के लिए कोई भी उपलब्ध सारीय लवण, उदाहरणार्थ बेकिंग सोडा NaHCO3 एक प्रकार का जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इंग्लिश में बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 को इंग्लिश में देखिए, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड फाउंड इन एंट स्टिंग, आल्सो गिव द कॉमन मेथड गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाई आंट स्टिंग। तो इसका आंसर है, मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग, द केमिकल फॉर्मूला इज HCOOH, एनी अवेलेबल बेसिक साल्ट फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा कैन बी यूज टू रिलीव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, धातुएं सारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु HCl और तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं तनु HCl और तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती अतः H2 को जल से विस्थापित नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाती हैं। सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती, सभी अधातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। नीचे आप इंग्लिश में आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए सबसे पहला पॉइंट, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू रिलीज H2 गैस एज दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। Next point, metals are reducing in nature, non-metals are oxidizing in nature. Fourth point, metal displace hydrogen from water. Or next, non-metal do not react with water, therefore H2 is not displaced from water. Next, metals lose electrons to form positive ions, non-metals give electrons to form negative ions. Sixth point, not all metals
कंबाइन विज H2 टू फॉर्म हाइड्राइड। इसी में है ऑल नॉन मेटल्स कंबाइन विज H2 टू फॉर्म हाइड्राइड। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। वर्जन और निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन यह वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वर्जन सल्फाइड ऑक्साइड के लिए होता है, निस्तापन कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए होता है। थर्ड पॉइंट, एस के आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है। निस्तापन के अंदर एस को ऑक्सीकृत नहीं होता है। वर्जन के अंदर इसमें एस को पूर्ण रूप से गलाया जाता है। निस्तापन में इसमें एस को पिघलने नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए ZnS प्लस में O2, यहाँ पे ZnO प्लस में SO2। और निस्तापन के अंदर CaCO3, इसकी रिएक्शन बनेगी CaO प्लस में CO2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद एग्जांपल। रोस्टिंग के अंदर इट ऑक्यूर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन इट ऑक्यूर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट पॉइंट, रोस्टिंग इट इज फॉर सल्फाइड ओर्स, इन कैल्सिनेशन इट इज फॉर कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ओर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द ओर बिकम्स पार्शियली और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज रोस्टिंग के अंदर। कैल्सिनेशन द ओर इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। रोस्टिंग फोर्थ पॉइंट, इन दिस द ओर इज कंप्लीटली मेल्टेड। कैल्सिनेशन इन दिस द ओर इज नॉट अलाउड टू मेल्ट। यहाँ पे देखिए रोस्टिंग की रिएक्शन है ZnS प्लस में O2, यहाँ पे ZnO प्लस में SO2। कैल्सिनेशन के अंदर CaCO3 की रिएक्शन CaO प्लस में CO2। क्वेश्चन नंबर 20 में ए पार्ट ये आपका 2 नंबर का है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक इसका अनुप्रयोग है असंतृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा बनाया जाता है। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, राइट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इसका आंसर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज प्लेडियम और निकल विच इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट is made from the hydrogenation of unsaturated fats vegetable oils। इसी में यहाँ पे सेकंड पार्ट बी पार्ट आपका 3 नंबर का रहेगा। कार्बन के उन गुणों को स्पष्ट कीजिए जिनसे बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है, पहला है देखिए श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला या अंगूठी के आकार में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चतु संयोजकता। कार्बन में 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। इसी में देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें पहला है कैटिनेशन। कार्बन हैज अमेजिंग एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इटसेल्फ, दिस क्वालिटी इज कॉल्ड कैटिनेशन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इन दीज कंपाउंड्स कार्बन आर फाउंड अरेंज्ड इन द शेप ऑफ चेन ऑफ रिंग विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कार्बन। और इसमें दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंसी, इट देयरफॉर हैज द एबिलिटी to form bonds with 4 other atoms of carbon and atoms of some other elements। इसी में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया, ये आपका 2 नंबर का है पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आपका 2 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है, यानी कि या तो ये नीचे ए और आगे ऊपर बी पार्ट वो करना है या फिर ऊपर वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पेंटेन के लिए आप कितने रचनात्मक समावयों का चित्रण कर सकते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा फ्रॉम पेंटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे तीनों दिखाई गई हैं, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देख सकते हैं आप इसको।
इसी का बी पार्ट ही आपका 3 नंबर का है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है। पहला कंपाउंड है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगी। दूसरा है यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, तो ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्सेनल, इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन सी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? यह आपका 1 नंबर का रहेगा। आंसर है कांच। इंग्लिश में देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका राइट आंसर है ग्लास। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन से जनन हो सकता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे हाइड्रा और प्लेनेरिया, दोनों इसमें राइट ऑप्शन है, तो उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाई रीजनरेशन, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा और प्लेनेरिया, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, सी ऑप्शन राइट है, बोथ ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 23, 1 नंबर का है, ओजोन के अणु डैश के 3 परमाणुओं से बनते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, मानव के रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। नीचे इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं विच हार्मोन रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 25, रीजन असर्शन का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखा है क्वेश्चन का, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अभिकथन है जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो यह संकुचित नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। कारण है श्वास नली उपास्थि द्वारा समर्थित है, तो ये भी सही है, दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। और जो आ रही है अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इंग्लिश में यहाँ पे असर्शन है वेहन देर इज नो एयर इन ट्रेसिया इट इज नॉट कंप्रेस्ड। रीजन है द ट्रेसिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही है, और जो रीजन है वो अच्छे से जो असर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है क्या होगा? राइट, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका 2 नंबर का है। अनुमस्तिष्क और मेडुला प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखिए। सबसे पहले देखिए अनुमस्तिष्क के कार्य, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है मेडुला के कार्य, तो रक्तदाब, लार आना और वमन। इंग्लिश में है राइट टू फंक्शन ऑफ ईच सेरिबेलम और एंड मेडुला। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेरिबेलम फंक्शन, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, साइकिलिंग, लिफ्टिंग ए पेंसिल। मेडुला फंक्शन, ब्लड प्रेशर, सेलिविया और वोमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका 2 नंबर का है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है 2 बच्चों के बीच अंतर को बढ़ाना। दूसरा है अवांछित गर्भावस्था को रोकने के लिए। तीसरा है यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने के लिए। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। इंग्लिश में यहाँ पे आप देखते हैं व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एडोप्टिंग contraceptive method. First point, to increase the gap between 2 children. Next point, to prevent unwanted pregnancy. Third point, to prevent transmission of sexually transmitted disease. Fourth point, to control population growth. Question number 28, एक पुष्प का अनुदृष्ट काट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे फूल का जो है चित्र बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर यहाँ पे त्रिकेसर यानी कि पिस्टल, वर्तिक्रा स्टाइल, पराग कोश एंथर, तंतु फिलामेंट, दल यानी कि पेटल, इन दोनों को मिला के बनता है यहाँ पे स्टामिन, पुंकेसर। नीचे यहाँ पे ओवरी और नेक्स्ट है यहाँ पे बाह्य दल। क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मेंडल ने बात पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे या शुद्ध बौने मटर के पौधों के बीच संक्रमण से F1PD से प्राप्त सभी पौधे लंबे हैं। यहाँ पे इनकी रिएक्शन करवाई गई है, कैपिटल स्मॉल ये 4 बनेंगे। अर्थात 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं।
द्वितीय चरण में उन्होंने F1 TT से प्राप्त पौधों में स्वपरागण करवाया तो पाया कि वे लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था, अर्थात F2PD में भी लंबे पौधे प्रभावी थे, परंतु जो बौने पौधे थे वो अप्रभावी लक्षण वाले भी थे। यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई गई है देख सकते हैं। अर्थात मेंडल ने प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को जो इंग्लिश में है यहाँ पे, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसिसिव। तो इसका आंसर है मेंडल फाउंड दैट F1 इज कोज्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर लॉन्ग पी प्लांट एंड प्योर ड्राफ पी प्लांट। ऑल प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन द जनरेशन वेर टॉल। ये जो यहाँ पे करवाई गई है इनकी प्रक्रिया। दिस इज ओनली वन ऑफ द टू ट्रेट्स appear ancestral trait. This is called dominant trait. In the second stage of F1, when self-polling was done in the plants obtained from generation, it was found that the ratio of long and dwarf plant was 3:1. That is, of two tall plant were also dominant in generation. But dwarf plant were also with recessive traits. यहाँ पे इनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई है। Thus, that is use of Mendel make it clear that symptoms can be effective और ineffective। इसी के और में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 3 नंबर का है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला 3 नंबर का है, फिर उसके आगे और भी मिल सकता है शायद। क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाए। देखिए मैं इसी के और में और दिखा देता हूँ, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 का ही है बस। ठीक है, इसमें एक ही पार्ट पूछा गया और नहीं है, तो 3 नंबर का है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुण सूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान पैदा होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनता है, अतः संतान लड़की के रूप में होती है। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलाकर निषेचन होता है तो XY बनता है, जिससे लड़के का जो जन्म होता है। यहाँ पे देखिए स्त्री के लिंग X आएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे रह गया, क्या आएगा X। ठीक है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर है इन ह्यूमन बींग सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोसोम। मेल हैव XY chromosomes and female have XX chromosome. It is clear from this that the female does not have any Y chromosome. When offspring are produced by male-female combination, the female may not be able to produce a male infant at any stage because the male infant must have XY chromosome. In fertilization, if the X chromosome of a man is fused with the X chromosome of woman, then it will form an XX pair. Hence the child will be in the form of girl, but when man's Y chromosome combines with the female chromosome X, XY will be formed. This is lead to birth of a boy. क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का है। पहला पार्ट 3 नंबर का याद रखना, ये ए पार्ट है, ये 3 नंबर का है। स्वपोषी और विषमपोषी के बीच 3 अंतर लिखिए। देखिए पहला कॉलम स्वपोषी, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है। विषमपोषी, पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता। स्वपोषी, इस प्रकार का पोषण प्रक्रिया में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों से स्वतंत्र होता है। विषमपोषी, इस प्रकार में जीव पोषण के रूप में भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। स्वयंपोषी, इस प्रकार के पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करके भोजन तैयार करना शामिल है। विषमपोषी, कोई प्रकाश संश्लेषण गतिविधि नहीं होती है। स्वयंपोषी, पोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीव का उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। विषमपोषी, पोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीवों को उपभोक्ताओं के रूप में जाना जाता है।
स्वयंपोषी पोषण के इस प्रकार में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। विषमपोषी इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों की खपत शामिल है और फिर सरल घटकों में टूटने के लिए पचाया जाता है। स्वयंपोषी पोषण का यह तरीका पौधों और नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया द्वारा होता है। विषमपोषी 6 पॉइंट पोषण का विषमपोषी प्रकार सभी जानवरों, कटक और अन्य सभी गैर प्रकाश संश्लेषण जीवों में होता है। यहीं पे क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में देख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रोपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द organism can prepare their own food. Heterotropic, the mode of nutrition in which the organism does not prepare their food themselves. Autotropic, this type of nutritional process, the organism is independent of other organism for food. The second point, heterotropic, in this type, the organism is dependent on other organism for food as nourishment. ऑटोट्रोपिक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिखा था ऑटोट्रोपिक, पहला ऑटोट्रोपिक है, याद रखना। ऑटोट्रोपिक, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल मोड इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रोपिक, नो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी occurs. Autotropic, the organism employing this mode of nutrition are known as producer. Heterotropic, fourth point, the organism employing this mode of nutrition are called consumer. Autotropic, in this mode of nutrition, simple inorganic substances are converted into complex organic ores. Heterotropic, fifth point, it involves consumption of complex organic compounds and they digest the breakdown into simpler component. Next, in autotropic, this mode of nutrition is carried out by the plants and some blue-green algae or bacteria. Heterotropic, the heterotropic mode of nutrition occurs in all animals, fungi and all others non-photosynthesis organism. बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट आपका 2 नंबर का है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन अणु से आसानी से बन सकते हैं। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन लेता है। यह ऑक्सीजन को उन ऊतकों में ले जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील है, इसलिए ज़्यादातर हमारे रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में शरीर के ऊतकों से फेफड़ों में ले जाया जाता है। इसी की ओर में है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन bind to the hemoglobin molecules easily. Hemoglobin present in the blood takes up and oxygen from air in the lungs. It carries the oxygen to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. Next, transport of carbon dioxide. Similarly, carbon dioxide is more soluble in water, therefore it is mostly transported from body tissues in the dissolved form in आवर ब्लड प्लाज्मा टू लंग्स। इसी की ओर में क्वेश्चन और दिए, दो मतलब क्वेश्चन एक है वो, लेकिन एक पार्ट इसका 3 नंबर का, पहला ये पार्ट है इसका 3 नंबर का। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे लेफ्ट रेनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल वेन, ओर्टा, ठीक है, ओर्टा, लेफ्ट है यूरेटर, वेना, कोवा, और नेक्स्ट है यूथेरा, ठीक है, यूरेथ्रा। इसी में बी पार्ट है ये आपका 2 नंबर का, यानी कि 3 + में 2, ये कितने क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का। बी पार्ट है धमनियों और शिराओं में अंतर बताइए। पहला पॉइंट है धमनियाँ, देखिए रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, शिराएं हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहन करती हैं, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती हैं। धमनियाँ, इनका स्थान शरीर के भीतर गहरा है, शिराएं इनका स्थान त्वचा के भीतर है। धमनियाँ, फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण इनका रंग लाल होता है, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त के कारण इनका जो रंग है वो नीला होता है, कलर रंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5th पॉइंट, धमनियों में अवकाशिका संकीर्ण है,
इसके अंदर शिराओं में जो है अवकाशिका चौड़ा है। धमनियों के अंदर रक्त प्रवाह का दबाव अधिक होता है, शिराओं के अंदर रक्त प्रवाह का दबाव जो है वो कम होता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज है कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट अपने पास दिया गया है। सेकंड पॉइंट है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पहले आपको याद रखना, पहले जो है आपकी आर्टरीज हैं, दूसरी फिर वेन्स है। तो मैं आर्टरीज की बात कराऊँ, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज its location is deep within the body, when its location is closer to the skin. Fourth point, arteries, their color is red due to oxygenated blood. Veins, their blood is blue due to deoxygenated blood. Fifth point, the lumen in arteries is narrow, the lumen in veins is wider. द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन हाई, किसके अंदर, यहाँ पे आर्टरीज के अंदर। वेन के अंदर बात करें तो द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इज लो। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। Thanks for watching.